हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जी इंटरनेशनल बिजनेस के सवाल जो कि पूछे गए हैं रिसेंटली कंडक्टेड कॉमर्स असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में, जो कि कंडक्ट हुए थे यूपी, एमपी और हरियाणा के अंदर। आज के सेशन में आपकी अच्छी खासी रिवीजन और प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज की जानकारी भी दे देते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन की, तो इस एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस के लिए हमारे पास PYQ और टेस्ट सीरीज का कोर्स अवेलेबल है। और अगर आपको मास्टर बनना है पूरे प्रिपरेशन का, तो मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है यूजीसी नेट कॉमर्स और पेपर 1 के लिए। एंड अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की, तो एमपीपीएससी, एचपीएससी, यूपीएचईएससी, इन सब के कोर्सेज, इन सब के क्रैश कोर्सेज हमारी वेबसाइट और ऐप पे अवेलेबल है। और केवल आपको प्रैक्टिस अगर करनी है, एमसीक्यूज लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं, तो आप क्वेश्चन बैंक को भी चेकआउट कर सकते हो। इन सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको एवर स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएंगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, इन विच ईयर वाज द एशियन डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश्ड। तो आपका जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ADB कौन से साल में सेटअप हुआ था, ये आपको बताना है जी। ऑप्शंस दिए 1955, 45, 66 या फिर 77। देखो, जो हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इट इज मॉडल्ड क्लोजली ऑन द लाइंस ऑफ वर्ल्ड बैंक और इसे सेटअप किया गया था 1966 के अंदर। इसके हेडक्वार्टर आपके मनीला फिलीपींस के अंदर सिचुएटेड हैं जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। एंड आज की डेट में कुछ नए बैंक्स भी हैं जो बनाए जा चुके हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। तो अगर आपको नहीं पता इनके बारे में, तो एक बार चेकआउट कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है कि ये वाले बैंक्स कब बने थे और कहां पे इनके हेडक्वार्टर हैं। आप जरूर चेकआउट एक बार कीजिएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। और ये सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WTO। तो WTO का मुख्य उद्देश्य, प्राइमरी पर्पस क्या है, वो आपको बताना है। टू एनकरेज डिस्क्रिमिनेशन अमंग मेंबर नेशंस। बताइए, डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा। टू एंश्योर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री ट्रेड। हाँ, फ्री ट्रेड को बढ़ावा देगा, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेगा, ये आंसर हो सकता है। टू एस्टेब्लिश इंपोर्ट ड्यूटीज एंड कोटाज फॉर मेंबर नेशंस। ये तो कहेगा इंपोर्ट ड्यूटीज को खत्म किया जाए, ना कि उनको एस्टेब्लिश करेगा, तो ये भी काट दीजिए। टू रिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर सर्टेन कंट्रीज। भैया, इकोनॉमिक ग्रोथ को तो प्रमोट करना है, रिस्ट्रिक्ट थोड़ी करना है, तो इसे भी काट दीजिए। तो एलिमिनेशन मेथड से आप आसानी से अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द प्राइमरी पर्पस ऑफ WTO। और इसके बारे में भी आप जरूर चेकआउट कीजिए, कब बना, कहां पे इसके हेडक्वार्टर है, कितने इसके मेंबर है, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following holds that a country can increase its wealth by encouraging exports and discouraging imports। कौन सी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी आपको कहती है कि आपको अपनी वेल्थ बढ़ानी है, उसके लिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओ और इंपोर्ट्स को कम से कम रखने की कोशिश करो? मर्केंटलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म या फिर ऑल ऑफ दी अबव। देखो, ये मर्केंटलिज्म थ्योरी जो है ना, ये आपको बोलती है कि आपका मकसद है कि कंट्री की ज्यादा से ज्यादा वेल्थ बढ़ाओ, कंट्री का सोना चांदी बढ़ाओ, गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ाओ। कैसे बढ़ेंगे? एक्सपोर्ट ज्यादा करो, इंपोर्ट कम से कम करो। कैपिटलिज्म तो बेसिकली आपका प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है, सोशलिज्म सरकारी कंट्रोल से जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे रेलिवेंट नहीं होंगे। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला सवाल है जी, व्हाट डिस्टिंग्विशेस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि FDI, फ्रॉम अदर मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो, बहुत सारे मोड्स आपके पास इन्वेस्टमेंट को लेकर होते हैं, जैसे FDI है, इसके अलावा हम इसे कंपेयर कर लेते हैं FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से। तो अभी FDI कैसे बाकियों से अलग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। lower risk and minimum financial commitment, higher risk and greater financial commitment, solely trade related activities, transfer related choices exclusively। देखो, अगर आप FDI को कंपेयर करते हो ना बाकियों से, अगर आप स्पेशली कंपेयर करते हो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में तो आप कब मर्जी आओ, कब मर्जी चले जाओ। तो यहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा नहीं है, आपका रिस्क को इतना ज्यादा नहीं है, आप कभी भी आओ, कभी भी जाओ। बट अगर आप एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हो किसी कंट्री के साथ, उसमें आपका जनरली कॉर्पस अमाउंट ज्यादा रहता है,
रिस्क ज्यादा हो जाता है, फाइनेंशियल कमिटमेंट भी ज्यादा हो जाती है, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपके पास बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हायर रिस्क एंड ग्रेटर फाइनेंशियल कमिटमेंट का। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, और ये वाला सवाल है, हेक्सर-ऑलिन थ्योरी, HO थ्योरी is usually formulated on the two factors of production. The factors are labor and capital, labor and land, land and capital, land and entrepreneurship. अब देखो जी, यहाँ पे नॉर्मली हेक्सर-ऑलिन थ्योरी बात करती है टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, और ये वाली थ्योरी आपकी बात करती है लेबर और कैपिटल की, कि जौन सी कंट्री के पास जौन सा फैक्टर ज्यादा होगा वो उसके रिलेटेड ज्यादा एक्सपोर्ट्स करेगा। अगर उसके पास लेबर ज्यादा है तो वो लेबर इंटेंसिव सामान को ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा, अगर कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल इंटेंसिव सामान को ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा। हालांकि इसको यहाँ पे डिफीट करने के लिए एक पैराडॉक्स भी आया था जिसे लियोंटिफ पैराडॉक्स बोला जाता है, बट इस थ्योरी का ऐसा ही कुछ कहना है, और इसीलिए करेक्ट आंसर अपने पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है जी हमारे पास, द इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वाज प्रोपेगेटेड बाय। तो हमारी अलग अलग इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज हैं, अलग अलग ऑथर्स ने ये थ्योरीज हमें यहाँ पे दे रखी हैं। जो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है किसने दी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सी थ्योरी किसने दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। फिलहाल जो ये वाली कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी है ये दी है डेविड रिकार्डो ने, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। इसके अलावा कुछ और नाम भी आपको देखने को मिल रहे हैं, एडम स्मिथ, पॉल क्रुगमैन, रेमंड वर्नन। तो चेक कीजिएगा इन्होंने कौन सी थ्योरीज दी हैं इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ी हुई, ये आपका होमवर्क है। आपको कोई भी ऑथर के बारे में यहाँ पे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के अंदर, ऑल आर गोइंग टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट। चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो प्राइमरी उद्देश्य क्या है, मेन मकसद आपका क्या है। लोकल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, नेशनल प्रोडक्शन, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। देखो ए और बी वाले तो लोकल और नेशनल की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल की बात तो कर ही नहीं रहे। डी वाला भी केवल कुछ रीजनल बात करता है, बट सी वाला काफी बड़ी बात करता है। ये कहता है कि आपने अपने रिसोर्सेज को अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज भिजवाना है, ट्रांसफर करना है, एक देश ने अपना सामान दूसरे में बेचना है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है, दिस इज द प्राइमरी एजेंडा। तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी का ही यहाँ पे बनेगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, विच IMF फैसिलिटी प्राइमरीली ऑफर्स कंसिस्टेंट इंटरेस्ट रेट लोन्स टू लो इनकम कंट्रीज। अब देखो जो हमारी लो इनकम कंट्रीज हैं इनको LIC भी बोला जाता है। अब जो ऐसी बहुत गरीब कंट्रीज हैं उनके लिए IMF का कौन सा फैसिलिटी है जो उनको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन्स अवेलेबल करा देगा, मदद अवेलेबल करा देगा। कंपनसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटी, सप्लीमेंटल रिजर्व फैसिलिटी, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी, या फिर स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स। अगर आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा जी, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी है, जो हमारी बहुत ही गरीब पुअर कंट्रीज हैं, पॉवर्टी वाली कंट्रीज हैं, उनकी मदद करता है। ना के बराबर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, व्हाट इज द टर्म वर्ल्ड बैंक इनकम्पास। देखो वर्ल्ड बैंक की जब हम बात करते हैं जी, तो वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप दोनों अलग अलग हैं। वर्ल्ड बैंक के अंदर आते हैं दो इंस्टीट्यूशंस, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें 5 इंस्टीट्यूशंस आपके आ जाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के अंदर कौन से दो इंस्टीट्यूशंस आते हैं ये आपको पता होना बेहद जरूरी है जी। इसके अंदर आपके IBRD और IDA यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये दोनों आ जाते हैं। तो जब भी वर्ल्ड बैंक की बात होगी तो ये दोनों की बात हो रही है। जब हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करेंगे तो ये दोनों तो आ ही जाएंगे, इसके अलावा 3 और आ जाएंगे। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आ जाएगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी आ जाएगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ये सभी आ जाएंगे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अभी आपके लिए होमवर्क है कि आपको पता करना है कि इंडिया इन 5 में से किसका मेंबर नहीं है, ये आपको पता करना है। तो फिलहाल करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का प्यारे दोस्तों बन जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, और ये वाला सवाल है, व्हेन वाज दी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन एस्टेब्लिश्ड। यानी कि
जो आपका सार्क है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपसे इस सवाल में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं जी। देखो जब हम सार्क की बात करते हैं तो यहाँ पे 8 साउथ एशियन कंट्रीज आपकी मेंबर बन जाती है। कौन सी वो मेंबर कंट्रीज है उनका नाम आपको पता होने चाहिए। उसके अंदर आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज आते हैं प्यारे दोस्तों, तो ये आपको पता होने चाहिए। अभी यहाँ पे जो इसकी स्थापना की गई थी वो दिसंबर 1985 में की गई थी, तो इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा जो आपको चेक करके आना है। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ये सवाल है, व्हाट डज द करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी प्राइमरीली इन्वॉल्व। अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमारे पास दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट रहता है और एक आपका कैपिटल अकाउंट रहता है। अब करंट अकाउंट के अंदर आपकी नॉर्मल नेचर की ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं, जिसमें आपका कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन वगैरह अराइज नहीं हो रहा है, आप बाहर से कोई लोन वगैरह नहीं ले रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं ले रहे हो, तो नॉर्मल जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है गुड्स और सर्विसेज का, वो सारे आपके करंट अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। और करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है कि आप आसानी से रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करवा सकते हो ऐसी ट्रांजैक्शंस के लिए, ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह के लिए। ऑप्शंस दिए, फ्रीडम टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी फॉर फाइनेंशियल एसेट्स नहीं जी, फ्रीडम टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, बिल्कुल जो हमारी करंट अकाउंट के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शंस है उसके लिए आप आसानी से डोमेस्टिक करेंसी को डॉलर में, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। लिमिटेशन ऑफ ऑन कन्वर्टिंग डोमेस्टिक करेंसी इनटू अदर करेंसीज, कंट्रोल ओवर इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन, ये भी नहीं आएंगे। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, और ये वाला सवाल है, व्हाट डज द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो खाते हैं जी, एक है करंट अकाउंट और दूसरा आता है आपका कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट में क्या आएगा ये बताना है। ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल एसेट्स ये नहीं आएंगे। ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद इनकम और पेमेंट फ्लोज अकरिंग विद इन द करंट ईयर, जो आपकी ड्यूरिंग द ईयर की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, क्या वो इसके अंदर आ जाएंगी, आ सकती हैं, बट एक बार आगे ऑप्शंस को भी रीड कर लेते हैं। ट्रांसफर्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एक्विजिशन ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, तो फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह तो यहाँ पे नहीं आते। कैपिटल ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल एसेट क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो केवल बचा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, तो ऐसी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जिसमें आपकी इनकम्स और पेमेंट्स विद इन द ईयर ही सब सेटल आउट हो जा रही है, कोई लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस वगैरह अराइज नहीं हो रही हैं, कोई लॉन्ग टर्म लोन वगैरह आप नहीं ले रहे हैं, तो ये सब चीजें बिल्कुल आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी ओनली, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, और ये वाला सवाल है, एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉजिंग ग्लोबलाइजेशन इज। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए इनमें से कौन सा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मोर इनकम, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स, अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब प्यारे दोस्तों अभी ये सवाल में थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी जरूर होगी, क्योंकि हो सकता है आपको लग रहा हो कि आंसर कुछ और होना चाहिए, बट इसका जो ऑफिशियल आंसर है जो हमें दिया हुआ है और वही हमें एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा, वो है जी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का। देखो रिसेंटली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई है, काफी अच्छे से आप देख सकते हैं एक दूसरे के साथ सभी कंट्रीज इंटरलिंक्ड हो चुके हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ इंटरनेट। और ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, और इसीलिए करेक्ट आंसर जो यहाँ पे बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का ही बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों भी यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, द बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स इशूड बाय नॉन यूएस बैंक्स इन यूएसए आर कॉल्ड। अब देखो कैसा सवाल है, ये कह रहे हैं कि आपके बॉन्ड्स कुछ इशू हुए हैं यूएसए के अंदर। अब यूएसए के अंदर इशू हुए हैं तो उनकी जो करेंसी है वो डॉलर की है, बट यूएसए के बैंक्स ने इशू नहीं किया, यूएसए के बाहर के बैंक्स ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने, एंटिटीज ने इसको इशू यहाँ पे किया हुआ है। तो ऐसे बॉन्ड्स को क्या नाम दिया जाएगा। एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है जी, और इसे बोला जाता है येंकी बॉन्ड। इसके अलावा कुछ और भी बॉन्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे बुलडॉग बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ऐसे बॉन्ड है जो यूके के अंदर पाउंड में इशू किए गए, बट यूके की बाहर की एंटिटीज ने इशू किए। ऐसे ही सामुराई बॉन्ड्स, ये आपके जापान के अंदर येन के अंदर इशू किए गए, जो जापान की करेंसी है, बट इशू किया नॉन जापानीज एंटिटी ने। मसाला बॉन्ड,
रुपी के अंदर इशू किए गए बॉन्ड जो इंडिया में नहीं इशू हुए, इंडिया के बाहर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स अगर आप इशू कर रहे हो तो उसे मसाला बॉन्ड का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि मसाला जो है थोड़ा सा इंडिया से रिलेटेड टर्म है। और करेक्ट आंसर इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी येंकी बॉन्ड का बन जाएगा। आपको इन सभी बॉन्ड्स के बारे में आई होप एक ब्रीफ आइडिया लग चुका है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिंग ब्लॉक? इनमें से कौन सा एक ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं है? नाफ्टा, देखो नाफ्टा आज की डेट में इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यूएसएमसीए और एक ट्रेडिंग ब्लॉक है यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, कनाडा के बीच में। एशियान, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसके अंदर आ जाते हैं, जिसमें वो कोलैबोरेट करते हैं, कॉपरेट करते हैं वेरियस फ्रंट्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक ग्राउंड्स। इसके अलावा यहाँ पे सार्क आ गया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन है जी, इसमें साउथ एशियन कंट्रीज आ जाते हैं। इनके बीच में एक साफ्टा को लेकर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा है आईएमएफ, देखो आईएमएफ हमारे पास है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये आईएमएफ का ट्रेडिंग से लेना देना कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके बीच के जो कंट्रीज हैं वो कुछ आपस में ट्रेडिंग व्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऐसा कोई कोलैबोरेशन ग्रुपिंग नहीं है। ये तो इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है। तो ट्रेडिंग आप ए बी सी से तो लिंक कर सकते हो, बट डी आईएमएफ से बिल्कुल नहीं कर सकते, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे डी आईएमएफ का ही बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? तो इनमें से सार्क की कौन सी मेंबर कंट्री नहीं है? भूटान, इंडिया, थाईलैंड और मालदीव्स। तो सार्क के अंदर प्यारे दोस्तों यहाँ पे 8 मेंबर कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो क्लियरली थाईलैंड सार्क का पार्ट नहीं है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड का ही बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे अभी हमारे पास सवाल है, इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी इज। अब देखो यहाँ पे ना आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। अब बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है, एक तो हो सकता है कि इंडिया में ऑलरेडी जो फैक्ट्री लगी हुई है बनी बनाई फैक्ट्री को खरीद लो। अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ फ्रेश इंडिया में काम नहीं हो रहा, इसे ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। बट अगर एक नई प्रोडक्शन फैसिलिटी इंडिया में लगाई जा रही है, एक नई फैक्ट्री लगाई जा रही है, इसे नाम दिया जाता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का। कुछ नया इंडिया में हो रहा है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो आपका शेयर्स में अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ शेयर्स वगैरह खरीद लिए, और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट तो एक जनरल टर्म हो गया मर्जर एक्विजिशन से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का ही बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे अभी हमारे पास सवाल है जी, XYZ Limited imports machinery and equipment from Germany for setting up a new plant in India. Such a transaction is recorded under dash of the balance of the dash account of the balance of payment. देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो खाते आते हैं, एक आता है करंट अकाउंट और एक आता है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर तो जो आपके फॉरेन एसेट्स और लायबिलिटी से जुड़ी हुई चीजें हैं वो आ जाती हैं, आपकी फॉरेन बोरिंग्स वगैरह, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह इसके अंदर आ जाती हैं। करंट अकाउंट के अंदर आप बाहर से जो नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड सर्विसेज का, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट कर रहे हो तो दैट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो अभी हम बाहर से मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं तो डेबिट साइड पे तो आएगा, और कौन से अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा? करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि इट इज अ नॉर्मल इंपोर्ट ऑफ मशीनरी फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे कोई फॉरेन एसेट्स लायबिलिटीज, कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वगैरह ऐसा कोई बात नहीं राइज हो रहा है, तो इसीलिए आप इसे करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे शो कर देंगे, और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का ही बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? करंट अकाउंट मॉनिटर्स द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज। तो करंट अकाउंट जो है आपका गुड्स और सर्विसेज का जो फंड का फ्लो है उसे मॉनिटर करता है। और फिर एक कैपिटल अकाउंट मॉनिटर्स द फ्लो ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांजैक्शंस। तो कैपिटल अकाउंट जो है वो आपके इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांजैक्शंस के फ्लो को मॉनिटर करता है। तो बिल्कुल ये दोनों कंपोनेंट को सही तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, और इसीलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। चलिए, तो अगला सवाल है जी, which of the following is prominent international organization that promotes trade liberalization and brought major reduction in trade barriers?
तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ट्रेड को लिबरलाइज करवाया और ट्रेड बैरियर्स को काफी कम करवा दिया? नाफ्टा, डब्ल्यूटीओ, यूरोपियन यूनियन और वर्ल्ड बैंक। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ट्रेड को लिबरलाइज कराया और आपके ट्रेड बैरियर्स को कम से कम करवाया, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलिए सवाल है जी यहाँ पर, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द एटीट्यूड ऑफ इंडिया टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वाज। जब हम आजाद हुए थे 1947 में, तो फॉरेन कैपिटल को लेकर हमारा एटीट्यूड कैसा था? फियर एंड सस्पिशन, इंक्रीजिंग फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ द कंट्री, ओपन ड्यू टू नीड ऑफ फॉरेन करेंसी, एनकरेजिंग एक्सेस फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज। तो प्यारे दोस्तों हमारा देश नया नया आजाद हुआ था, फॉरेन गुलामी से हम आजाद हुए थे, तो फॉरेन कैपिटल को लेकर अभी हमें चिंता थी, डर था, हमें सस्पिशन था कि कहीं ऐसा ना हो कि फॉरेन कैपिटल के चक्कर में हम अपना देश दोबारा से गुलाम बनवा लें। हमें अपने देश को अभी सेल्फ रिलायंट बनाना था, उसे अपने पैरों पे खड़ा करवाना था। तो फॉरेन कैपिटल को लेकर अभी थोड़ा सा डर जरूर था, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स ईपीजेड is exclusively associated with the export of electronics and gems and jewelry items? तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हमारे देश के अंदर बना रखी हैं जी। ये सवाल थोड़ा सा फैक्चुअल है, क्योंकि हर एक जोन के बारे में पता होना कि कहाँ पे बनी हुई है और कहाँ किन चीजों को एक्सपोर्ट करती है, थोड़ा सा मुश्किल है। फिलहाल जो इसका आंसर है वो सांता क्रूज मुंबई है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और जेम एंड ज्वेलरी आइटम से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। चलिए यहाँ पे सवाल है मैचिंग का, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग आपको करनी है और करेक्ट आंसर यहाँ पे चूज करना है। सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है मैकडॉनल्ड्स। तो मैकडॉनल्ड्स की आपको फ्रेंचाइजीज देखने को मिल जाती हैं, जगह जगह आपको मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट्स देखने को मिल जाते हैं, विच आर फ्रेंचाइजी आउटलेट्स। फिर है वीआई, वोडाफोन आइडिया, इन दोनों का हुआ था मर्जर। इसके बाद है मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड को बेसिकली आप किससे मैच करेंगे? मास्टर कार्ड को आप अलायंस से मैच कर सकते हैं, क्योंकि ये अलायंसेस करते हैं आपके बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ आपके डिफरेंट डेबिट क्रेडिट कार्ड्स को इशू करने के लिए। और बचा नेस्ले, उसको आप लाइसेंसिंग से मैच कर सकते हैं। तो नेस्ले एक बड़ा कंपनी है, अपने प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स का भी इस्तेमाल करता है, और आपकी जो मैचिंग यहाँ पे बनेगी वो ऑप्शन नंबर ए की बन जाएगी। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है, लिबरलाइजेशन मींस। तो लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये आपका टर्म 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ है। जब हमारा जो देश है बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आया, हमारी इकोनॉमी को खोला गया, सरकारी कंट्रोल को कम किया गया, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को बढ़ावा दिया गया। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब है कि सरकार अपने कंट्रोल्स को, रूल्स को, रेगुलेशंस को थोड़ा सा अब लीनियंट करेगी, जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स थे उसे कम कर देगी, रिस्ट्रिक्शंस को कम से कम रखेगी, और इसीलिए आपका जो लिबरलाइजेशन मैच होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ यहां पे मैच होगा। चलिए अगला सवाल है जी, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? तो डब्ल्यूटीओ का एक ट्रिप्स एग्रीमेंट है जी, और आपको बताना है कि इसका प्राइमरी गोल क्या है। टू क्रिएट वेरिएशन इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन वर्ल्ड वाइड। तो वेरिएशन लेकर आना, नहीं ऐसा नहीं है। टू एस्टेब्लिश कॉमन इंटरनेशनल रूल्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो बिल्कुल जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसको लेकर कुछ कॉमन रूल्स वगैरह ये आपका बनाएगा। तो बी वाला इसका प्राइमरी गोल है। इनोवेशन को लिमिट नहीं करना, डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सक्लूड नहीं करना, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का ही बनेगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे कैसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आज के लिए सेशन में इतना ही, बट अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और फ्यूचर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।